हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। सभी लोगों का फिर से स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को सुप्रभात। और कुछ जय श्री राम हैं। जय श्री राम, जय माता जी की। और कोई? तो सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के लेक्चर नंबर 11 की। इस लेक्चर में जो स्लैब और बीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं जो बाकी थे उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ में टोरोजनल रेनफोर्समेंट है उसका कंसेप्ट भी आपको बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी लोग अगर आ चुके हैं तो चलिए अपना जो कार्यक्रम है उसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर की हम शुरुआत कर लेते हैं। जो आने वाले हैं वो आ ही जाएंगे। ठीक है, जो आने वाले हैं वो आ ही जाएंगे। अभी नहीं आएंगे तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो हम जो हैं वो हम अपना जो कार्यक्रम है उसे हम शुरुआत करते हैं उस कार्यक्रम की। तो देखो, पहले जो चीज़ बताने चाहता हूँ मैं आज आपको वो ये बताना चाहता हूँ आज का हमारा कौन सा लेक्चर नंबर 11 है। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मैक्सिमम स्पान मोमेंट। स्पान मोमेंट मैक्सिमम स्पान मूवमेंट कब फाइंड आउट कर सकते हैं हम? लोड की जो अरेंजमेंट है, लोड जो है उस लोड का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, इसकी कंडीशन है, ध्यान रखना, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेड लोड। जो डेड लोड है आपका वो सभी में होना चाहिए। डेड लोड जो है वो सभी पर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो डेड लोड ऑन ऑल द स्पान। वो डेड लोड सभी स्पान पर होना चाहिए। एंड लाइव लोड ऑन अल्टरनेट स्पान। अगर ऐसा है तो आपको मैक्सिमम स्पान मोमेंट मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसा बनाया बीम और बीम पर क्या किया, अलग अलग सपोर्ट लगे हुए होंगे, तो डेड लोड तो आपने ऐसे पूरे पे लगा दिया, ये डेड लोड हो गया। पूरा बीम नहीं बना रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा होगा। और डेड अब लाइव लोड के लिए आप क्या करेंगे, लाइव लोड को जैसे आपने यहाँ लगा दिया तो फिर यहाँ लगा देंगे, फिर छोड़ के फिर ये लगा देंगे। तो अल्टरनेट स्पान पर आपको क्या करना होगा, आपको लाइव लोड लगाना होगा, डेड लोड पूरे पे लगाना होगा। इस तरह से अगर आप अरेंजमेंट करते हैं लोड का तो आपको मैक्सिमम स्पान मोमेंट प्राप्त होगा बीम और स्लैब के केस में। ये कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार नोट कर लेना अपने नोट्स में। अच्छा, और क्या होता है कि आपसे शियर जो कोफिशिएंट है और मोमेंट कोफिशिएंट है इनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो चलिए, ये क्या होते हैं कोफिशिएंट, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शियर एंड मोमेंट कोफिशिएंट क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बीम सेलेक्ट की, मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे से बीम बन जाती है तो बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा, बन गई है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक बीम बन गई है। और मान लीजिए बीच में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा और यहाँ पर भी ये इस टाइप से सपोर्ट है। यहाँ पर क्या होता है, अगर लोडिंग कंडीशन इस तरह से यूडीएल लगा हुआ है, इस पूरी बीम पर यूडीएल है, ठीक है, इस बीम पर यूडीएल है, तो इसका जो डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इस तरह से आपने क्या किया, इसको यहाँ मिलाया और आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का प्रयास किया इस तरह से। ठीक है, और ये आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये बीम आगे तक जा रही है। ठीक है, ऐसा बनता है। ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है मैंने। ऐसे ही मैं शेयर फोर्स डायग्राम भी बना सकता हूँ। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, वो बनेगा, कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। कौन सा लें, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, वो बनेगा आपको कुछ इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, इसको थोड़ा नीचे लेके जाइए,
इसको ऊपर लेके आइए। तो रफली डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, है ना। और ये आगे भी फिर इस तरह से जा रहा होगा कहीं, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं मोमेंट और शेयर कोफिशिएंट बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ जो लिखने वाला हूँ वो तो हो गया आपके मोमेंट कोफिशिएंट, और यहाँ लिखने वाला हूँ शेयर कोफिशिएंट। कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आता है, ध्यान रखना, मैं ऊपर तो लिख रहा हूँ डेड लोड के लिए, यहाँ डेड लोड के लिए लिखूंगा और नीचे लिखूंगा लाइव लोड के लिए। तो डेड लोड के सपोर्ट पर तो आएगा 0, बीच में आता है प्लस का 1/12, यहाँ आता है आपका माइनस का 1/10, 1/10 है ना, 1/10, और यहाँ पर जो आता है मिड में वो आएगा प्लस का 1/16, जबकि यहाँ एंड में यहाँ आता है वो माइनस का 1/12 आता है, नेगेटिव मोमेंट आता है ना सपोर्ट में यहाँ पे। चलिए, लाइव लोड के लिए यहाँ पर वैल्यू आती है 0, यहाँ पर प्लस का 1/10, जबकि यहाँ माइनस का सपोर्ट पर नेगेटिव मूवमेंट माइनस का 1/9, यहाँ प्लस का 1/12 और सपोर्ट पर नेगेटिव मूवमेंट माइनस का 1/9, ठीक है। और आगे ये चल रहा है इस तरह से। ये है क्या चीज़, क्या लिख दिया है मैंने, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताना चाहता हूँ मैं, देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके स्लैब या मोमेंट के शेयर कोफिशिएंट मोमेंट कोफिशिएंट बताइए कंटिन्यूस बीम या कंटिन्यूस स्लैब के लिए, और एंड आपको बोल दिया जाएगा एंड पर बताइए, एंड पर कितना होता है, तो एंड पर कितना होता है, 0 होता है। अगर आप बोल दे नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट है ये। अरे एंड वाला जो सपोर्ट है यानी कि ये इसके नेक्स्ट वाला सपोर्ट ये है, और ये कौन से है, ये कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जितने भी आगे इंटरमीडिएट होंगे उन पर सब पे यही वैल्यू रहेगी, फिक्स है ये यही रहेगी, ठीक है। और ये क्या है बीच में जो बने हुए हैं, ये क्या है, ये आपके स्पान मूवमेंट है, क्या है ये, स्पान कोफिशिएंट है। ये तो सपोर्ट हो गए, सपोर्ट पे जो सपोर्ट कोफिशिएंट, और जो बीच में बने हुए हैं वो स्पान कोफिशिएंट, जैसे ये स्पान कोफिशिएंट है प्लस का 1/12 और प्लस का 1/16, ये स्पान कोफिशिएंट है। ये तो है नेक्स्ट टू द स्पान, नेक्स्ट टू द सपोर्ट, जबकि ये इंटरमीडिएट स्पान वाला। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहता हूं मैं, मिडिल इंटीरियर स्पान और नियर मिडिल ऑफ एंड स्पान। तो यानी कि इसको लिख सकते हो नियर एंड स्पान या एंड स्पान, है ना। तो नियर मिडिल ऑफ एंड स्पान लिख सकते हो आप इसको, जबकि इस वाले को क्या लिख सकते हो, इस वाले को लिखना पड़ेगा आपको इंटीरियर, इंटीरियर स्पान, है ना। तो इस तरह से बुझाए, शेयर में ये वैल्यूज होती हैं और मोमेंट में ये वैल्यूज होती हैं, इनके वैल्यूज आपको सॉरी लाइव लोड और डेड लोड में ये वैल्यूज यदि पता होनी चाहिए। अब शेयर में भी ये वैल्यूज होंगी, शेयर में कितनी होती है, तो ऊपर वापस से ऊपर मैं डेड लोड की वैल्यूज लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ मैं लाइव लोड की। कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बनने के चांसेस हैं, तो पता होना चाहिए। कल को आप ये ना बोलो कि सर आपने ये चीज़ तो बताई नहीं थी, तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूँ डेड लोड, नीचे लाइव लोड। यहाँ आएगा आपका 0.6, यहाँ पे भी आएगा 0.6, इधर आएगा आपका 0.55, यहाँ आएगा आपका 0.6, इधर आएगा आपका 0.5 और नीचे आएगा 0.6। ध्यान रखना, ये जो मैंने बीच में लिखे हैं, आप अब सोच रहे हो आप इधर भी लिख दिया, मैंने इधर भी लिख दी, चक्कर क्या है, तो एक तो है लेफ्ट की तरफ, एक है राइट की तरफ, दोनों है, लेफ्ट राइट दोनों की तरफ लिखा हुआ है, और एंड पे आपके मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या आता है कि जो आपकी जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला, जबकि यहाँ पर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डब्ल्यू इंटू एल इस टाइप से बनेगा। अब डब्ल्यू में क्या होता है कि डब्ल्यू दो तरह का होगा, डेड लोड है तो डब्ल्यू डी लिख लेना, डब्ल्यू इसको एल लिख लेना, जैसे लाइव याद रहे। तो डब्ल्यू अलग अलग हो सकते हैं, डेड के लिए है या लाइव के लिए है। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना कि कोफिशिएंट नाम का भी कुछ एक मामला है आरसीसी में, और कोफिशिएंट नाम का जो मामला है उसमें कुछ कोफिशिएंट है कुछ इस टाइप के से। अगर याद रह जाए तो रख लेना, नहीं रहता है तो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बनने के चांसेस थोड़े से कम है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट का, लोड का अरेंजमेंट कैसा होता है, कोफिशिएंट वगैरह हैं ये किस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, देखो अब आगे बात कर लेते हैं। एक और चीज़ है उसे मैं बता देता हूँ। अब देखो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड मैंने आपको लोड से रिलेटेड मैंने बता दिया है। अब मैं आपको रेनफोर्स से रिलेटेड मैं बताता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत बताया हुआ था, रेनफोर्समेंट का एक्सटेंशन कैसे होता है। रेनफोर्समेंट है, उस रेनफोर्समेंट का एक्सटेंशन कैसे होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको एक्सटेंड कैसे करना होता है। तो देखो रेनफोर्समेंट का जो एक्सटेंशन है वो दो टाइप से होता है, दो टाइप से होगा। कौन कौन से पे बेसिस होगा, एक तो पॉजिटिव मोमेंट पर बेस्ड होता है ये।
अभी मैंने बताया ना मोमेंट, सपोर्ट पर नेगेटिव आ रहा था और बीच में पॉजिटिव आ रहा था, ऐसे नेगेटिव मोमेंट। जहां पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है वहां रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये डिपेंड करता है सपोर्ट पर। मान लीजिए हो सकता है सिंपली सपोर्टेड हो सकता है कंटिन्यूअस हो आपका सपोर्ट, और हो सकता है आपका कैंटिलीवर सपोर्ट हो। ये 3 कंडीशन बन सकती हैं आपकी। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है तो कम से कम आपको आपका जितना रेनफोर्समेंट है उसका 1/3 रेनफोर्समेंट, आपको रेनफोर्समेंट जो है वो एक्सटेंड करना होगा उस पर्टिकुलर जगह से आगे तक। कैसे एक्सटेंड करना होगा, क्या एक्सटेंड करना होगा सर, आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। देखो मान लीजिए आपका ये बीम है, ठीक है, ये बीम होगा और आगे क्या होगा, यहाँ पे कॉलम होगा, क्या होगा, कॉलम होगा। और आपका जो रेनफोर्समेंट है वो रेनफोर्समेंट था, वो रेनफोर्समेंट आ रहा था इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए था रेनफोर्समेंट, लेकिन ये रेनफोर्समेंट क्या होगा, यहाँ से लेके नीचे की तरफ चला जाएगा और बॉटम वाला रेनफोर्समेंट ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसे इस टाइप से आप मोड़ रहे हो, घुमा रहे हो, जो रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा जो रेनफोर्समेंट आप दे रहे हो ना उस एंड के अलावा, वो रेनफोर्स का एक्सटेंशन कहला रहा है। मतलब कि इतना रेनफोर्समेंट तो आपको देना जरूरी, इतना तो देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो वो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो एक्सटेंशन जो आपको प्रोवाइड करना है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में, पॉजिटिव मोमेंट के केस में 1/3 रेनफोर्समेंट आपको एक्सटेंड करना होता है। कंटिन्यूअस के केस में जो आपको गिवन रेनफोर्समेंट है, जितना आपको है, जितना रेनफोर्समेंट है उसका 1/4 रेनफोर्समेंट आपको एक्सटेंड करना होता है। और कैंटिलीवर के केस में जितना है उतना का उतना 100% आपको एक्सटेंड करना होता है, उतने को ही पूरे पूरे का एक्सटेंड करना होता है कैंटिलीवर, क्योंकि कैंटिलीवर सपोर्ट नहीं है ना। ठीक है, ये 3 चीज समझ में आई। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि ये कितनी लेंथ तक प्रोवाइड करना है, तो लगभग LD/3 लेंथ तक हम प्रोवाइड कर देते हैं, LD/3 तक करते हैं। अब कोई कंफ्यूज मत होना कि अगर आप ये रेनफोर्समेंट एक्सटेंड प्रोवाइड कर रहे हो तो एलडी क्या है। एलडी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एलडी क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ होती है। अगर नेगेटिव मूवमेंट होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव मूवमेंट में टोटल जो रेनफोर्समेंट है उसका कम से कम 1/3 जो है ये आपको प्रोवाइड करना होता है, 1/3 प्रोवाइड करना होता है। कितनी डिस्टेंस तक प्रोवाइड करेंगे, ये हो सकता है या तो 12/5 तक प्रोवाइड करें, हो सकता है मन बदल जाए तो डी इफेक्टिव डेप्थ तक प्रोवाइड करें, या फिर आपका जो क्लियर स्पान है L0/16 इतना प्रोवाइड करें। इनमें से क्या लेके चलना है, इनमें से जो मैक्सिमम है वो प्रोवाइड करना है, इन तीनों का जो मैक्सिमम है वो आपको प्रोवाइड करना है। समझ गए ना कि रेनफोर्समेंट नेगेटिव पॉइंट है तो रेनफोर्समेंट आपको पता चल गया कि मुझे इतना करना है, कितनी लेंथ तक करना है, तो वो ये लेंथ है जितनी लेंथ तक आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपने डेवलपमेंट लेंथ वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना, ये भी थोड़ा समझ लेना कि क्या फंडा है। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि हमको 100% चीज़ें याद हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमको ये आइडिया हो कि क्या क्या है चीज़ें क्या क्या कंसेप्ट हैं। क्यों है, क्योंकि हो सकता है अभी मैंने आपको ये बता दिया नहीं समझ में आया, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि यार कुछ तो है ऐसा, फिर आप फ्यूचर में वापस से इसी वीडियो को देखते हैं या फिर किसी अदर टीचर से या अदर किसी बुक से पढ़ते हैं तो शायद हो सकता है दिमाग में क्लिक कर जाए। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। मैं कहीं से पढ़ता था तो मुझे एक बार में समझ में नहीं आता था, लेकिन महीने भर बाद में, 6 महीने बाद में जब कोई और पढ़ाता था या कहीं और मैं पढ़ता था तो अचानक से वो क्लिक कर जाता था, अरे यार ये तो ऐसे है, उस समय हमने पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आता, अब समझ में आया यार ये क्या है, उस समय तो हमने रट लिया था लेकिन अब समझ में आया। तो ऐसा हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, मैं रेनफोर्समेंट से रिलेटेड बात बता दी है मैंने, अब मैं स्लैब से रिलेटेड बात बताता हूँ। स्लैब है, स्लैब भी कौन सी, टू वे स्लैब की डिजाइनिंग जो होती है वो अलग अलग मेथड पर बेस्ड होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अलग अलग मेथड होते हैं, उस मेथड के बेस पर इसके क्या है, इसकी डिजाइनिंग की जाती है, अलग अलग केसेस बनते हैं। तो देखो हो सकता है पहला केस ऐसा हो सकता है कि आपके सिंपली सपोर्टेड हो, कैसी हो, सिंपली सपोर्ट हो, ठीक है ना, और एजेस हैं वो सिंपली सपोर्टेड हैं आपके, और विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन एंड कैरी यूडीएल। मतलब क्या है इस चीज का, इस चीज का मतलब यह है कि आपकी जो स्लैब है, टू वे स्लैब, वो सिंपली सपोर्टेड है सभी कॉर्नर, सभी एजेस से, और जो कॉर्नर है वो लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लिफ्ट मतलब क्या है, डाउन नहीं जा सकते हैं, मतलब नॉट हेल्ड डाउन, मतलब डाउन नहीं, मतलब नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिफ्टिंग नॉन लिफ्टिंग का केस आता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसे टोरोजनल रेनफोर्समेंट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना टोरोजनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और कंडीशन दे देते हैं।
तो अगर ये कंडीशन है तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किस मेथड से आप इसको डिजाइन करोगे, टू वे स्लैब किस मेथड से डिजाइन करोगे, तो आपको मेथड पता होना चाहिए। तो मेथड होता है आपका ग्रास हॉफ, कौन सा मेथड है, ग्रास ऑफ रैंकाइन। ग्रास ऑफ रैंकाइन जो मेथड है, इस मेथड से आप टू वे स्लैब को डिजाइन करोगे अगर ये कंडीशन है तो। और अगर आपकी कंडीशन है स्लैब विद एजेस फिक्स्ड, अगर स्लैब है फिक्स्ड, फिक्स एज हैं, आपके एजेस क्या हैं, फिक्स हैं, और हो सकता है कंटिन्यूअस हो या फिक्स हो, और आपके साथ में क्या हो, यूडीएल आ रहा है, क्या आ रहा है, यूडीएल आ रहा है, तो उस केस में जो मेथड लगता है वो लगता है आईएस मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड है, कोड का जो मेथड है वो लगता है आईएस मेथड। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आईएस मेथड ही यूज में लेते हैं, ठीक है, हमने आईएस मेथड ही पढ़ा है वैसे। फिर आता है एक स्लैब विद सिंपली सपोर्टेड, 4 एजेस सिंपली सपोर्टेड हैं और कॉर्नर हेल्ड टू बी डाउन, मतलब जस्ट पहले का अपोजिट, सिंपली सपोर्टेड विद कॉर्नर नॉट था, यहाँ हेल्ड हो जाएगा, हेल्ड डाउन, ठीक है ना, मतलब डाउन हो सकते हैं, प्लस यूडीएल। तो इस केस में कौन सा मेथड लगता है, इसमें 3 मेथड लग सकते हैं। पहला मेथड पिगेड मेथड बोलते हैं, पिगॉट्स मेथड, दूसरा मेथड मर्क्यूस मेथड बोलते हैं, मर्क्यूस, तीसरा आईएस भी लग सकता है, आईएस कोड मेथड जो है वो भी लग सकता है। तो इसमें 3 मेथड लग सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि अगर ये कंडीशन है तो टू वे स्लैब किस मेथड से हम डिजाइन करेंगे, और अगर ये कंडीशन है तो किस मेथड से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से ध्यान रखना। वैसे डिजाइनिंग का जो पार्ट है, स्लैब डिजाइनिंग टू वे अगर आपने कॉलेज टाइम पे की थी तो आपको पता होगा हमने आईएस कोड मेथड यूज़ किया था और वहीं से हमने डिजाइनिंग की थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को, ये बात समझ में आ गई है। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आपको स्लैब की थिकनेस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, स्लैब का रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, और स्पेसिंग क्या होती है। अच्छा हाँ, स्पेसिंग से याद आया, देखो अपने आप चीज़ें याद आ जाती हैं। देखो मुझे याद आया है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, अब मैं ये भूल गया हूँ यार, नाम क्या था स्टूडेंट का, है ना। उन्होंने ये बोला था कि सर जो स्पेसिंग है, याद दिला देता हूँ आप सभी को, स्पेसिंग 2 तरह की होती है, एक तो मेन रेनफोर्समेंट की, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग 2 हैं, एक तो 3D है, एक 300 है। मैक्सिमम स्पेसिंग है तो इन दोनों का मिनिमम लेना होगा, सीधी बात है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाता है आपका 5D और 450 mm, इन दोनों का मिनिमम लेना है। उस स्टूडेंट का ये कहना था कि सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने किसी ने पढ़ाया था, मैंने कहीं पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू है अमेंडमेंट में चेंज हो चुकी है, इस 450 की जगह पे 300 आएगा, 300 mm आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन ये अमेंडमेंट जब हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद में आज तक कभी इस अमेंडमेंट के बारे में पूछा ही नहीं गया है, अमेंडमेंट के बारे में आज तक कभी पूछा ही नहीं गया है। अमेंडमेंट हुआ था 13 साल पहले, कितने, 13 साल पहले, 13 साल से आज तक इस अमेंडमेंट की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। 2007 में ये अमेंडमेंट हुआ था, सोचो 2007 में कोड में अमेंडमेंट हुआ था, और इस अमेंडमेंट से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से, पुराने वाले से ही। इसलिए फिर मैंने इस चीज़ को ना बताकर मैंने सोचा कि नहीं बताते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अमेंडमेंट के बाद में 2007 में इस कोडल प्रोविजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्पेसिंग है वो 5D और 300 हो चुकी है। 450 क्या है, अमेंडमेंट कर दिया, 450 हटा दिया है, लेकिन बुक्स में क्या है, अभी भी यही है, बुक्स में अभी भी यही है। तो होता क्या है, क्वेश्चन जब भी बनता है तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इसलिए मैं 450 ही रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया। तो आप चाहो तो इसको लिख लो कि अमेंडमेंट हो चुका है लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो दोनों याद रखो, अगर कहीं ऑप्शन बन जाता है तो वहां से आप कर लेना, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना। तो ऐसा है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब फ्लैट स्लैब की बात कर लेते हैं, फ्लैट स्लैब की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्लैट स्लैब के लिए बोल रहे थे, फ्लैट स्लैब के बारे में थोड़ा सा बता देना। देखो फ्लैट स्लैब कुछ भी नहीं है, अगर आप जयपुर में आपने भ्रमण किया है, जयपुर घूमे हो, जयपुर देखा है, तो जयपुर में फ्लैट स्लैब के आजकल क्या है, जो बिल्डिंग्स हैं वो बन रही हैं, देखी जा रही हैं। मैंने जब मेरा कॉलेज टाइम था तब मैंने खुद ने ट्रेनिंग की थी, कहाँ से, सोडाला में एक बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर जो स्लैब यूज की जा रही थी वो फ्लैट स्लैब ही थी, फ्लैट स्लैब ही थी। तो मैंने रियल में फ्लैट स्लैब को देखा है, तो थोड़ा सा
अंदाज़ा हो गया, वरना मैंने भी पहले सुना ही था फ्लैट स्लैब, कभी समझ में नहीं आता कि फ्लैट स्लैब है क्या। फ्लैट स्लैब एक्चुअल में क्या होती है कि जो नॉर्मल स्लैब अपने पास होती है उनमें क्या होता है, उनमें बीम होते हैं, क्या होते हैं, बीम होते हैं प्लस कॉलम होते हैं। फ्लैट स्लैब में क्या होता है, इस बीम को हटा दिया जाता है, बीम होते ही नहीं है उसमें, सिर्फ कॉलम होते हैं और कॉलम के साथ में क्या कास्ट कर देते हैं, स्लैब डायरेक्टली। तो उससे होता क्या है कि बीम की थिकनेस कम हो जाती है, तो स्लैब मिलती है, वो थिकनेस जो होती है स्लैब की वो कम हो जाती है। तो आप एक नोट लिख लो, मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब मिनिमम कितनी प्रोवाइड करनी होती है, 125 mm। कितनी, 125 mm। लेकिन अगर आपको कहीं 13 सेंटीमीटर मिल जाए ना ऑप्शन में, तो 13 सेंटीमीटर भी करेक्ट कर देना, लेकिन एक्चुअल जो आंसर वो 125 mm है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट स्लैब का देखो कंसेप्ट बता देता हूं। ऐसे मान लीजिए ये स्लैब है, ये स्लैब है, तो होता क्या है, इस स्लैब के नीचे, इस स्लैब के जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, कॉलम प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉलम जो सपोर्ट करेगा। कॉलम से क्या होता है कि इस तरह से प्रोवाइड कर दिया जाता है, कॉलम के नीचे ऐसा ऐसा बना दिया जाता है। इसको बोलते हैं कॉलम हेड या हेड, कॉलम हेड, या फिर बोल देते कैपिटल, ये प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, ये प्रोवाइड करते हैं। या फिर ऐसा होता है, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं बन जाए मेरे से मामला। मान लीजिए ये स्लैब है, ठीक है, ये आगे तक जा रही होगी, मैं थोड़ा सा सेक्शन बना रहा हूँ, और इसके नीचे क्या होता है, फिर एक पतली सी स्लैब बनाई जाती ऐसे, ठीक है, इसके नीचे वो इसी के साथ जुड़ी हुई होती है, अलग से नहीं होती है, एक साथ कास्ट होते हैं, और उसके नीचे फिर आप कॉलम प्रोवाइड करते हो। तो ये जो बनाई जाती है ना अलग से, ये पतली सी स्लैब इसके साथ में, इसको बोला जाता है क्या, ये कमेंट करके बताओ इसको क्या बोलते हैं, पैनल, है ना, ड्रॉप पैनल, ड्रॉप ही बोल दो, पैनल भी मतलब ड्रॉप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ड्रॉप। पैनल से कंफ्यूज हो जाओगे, ड्रॉप बोलते हैं इसको, ड्रॉप पैनल या ड्रॉप बोलते हैं इसको। तो इसको तो ड्रॉप बोला जाता है, जबकि इसको कॉलम हेड या कैपिटल बोला जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि आप जो है ये ड्रॉप क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो लिख लेना, ड्रॉप इज प्रोवाइडेड फॉर शेयर, शेयर को रजिस्ट करने के लिए, शेयर को रजिस्ट करने के लिए, सही से मैनेज करने के लिए ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, मतलब फ्लैट स्लैब से अगर क्वेश्चन आता तो क्या आएगा, यही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉप जो है ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहां प्रोवाइड करते हैं, यहां प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉलम हेड क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, किसको लेके, आपके फ्लैट स्लैब को लेकर के। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ड्रॉप पैनल टू रजिस्ट शेयर, समझ में आ गया ना, शेयर को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। पूरा ही लिख लो, रजिस्ट शेयर ऊपर भी लिख लो, है ना, जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी फ्लैट स्लैब को लेकर के। ज़्यादा फ्लैट स्लैब से कोई क्वेश्चन बनते नहीं है कि इसकी डिजाइनिंग को लेकर क्वेश्चन बन जाए, कुछ और बन जाए, ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। इतना ही बनता है, इतना हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर लगा मुझे कि क्वेश्चन बन सकता है, कुछ और कहीं क्वेश्चन मिलेगा, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं फ्लैट स्लैब के क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कुछ और क्वेश्चन भी इंक्लूड करने चाहिए तो मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो मोमेंट शेयर कोफिशिएंट मैंने बता दिए, टोरोजनल रेनफोर्समेंट अब मैं बताने वाला हूँ, रेनफोर्समेंट का एक्सटेंशन बता दिया, अरेंजमेंट बता दिया लोड का। तो अब देखो, अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ टोरोजनल रेनफोर्समेंट के बारे में, कि टोरोजनल रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं स्लैब में। अभी अभी मैंने बताया कि इस तरह की अगर कोई स्लैब है तो इसमें क्या होता है, रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो रेनफोर्समेंट कुछ ऐसा होगा, इस तरह से आप क्या करते हो, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, इस तरह से मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब क्या होता है, जो कॉर्नर्स है ना, इस कॉर्नर्स पर अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर ये अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये कब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और कितना प्रोवाइड करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस रेनफोर्समेंट को बोलते क्या है, तो ये कॉर्नर पर जो रेनफोर्समेंट है इसी को बोलते हैं टॉर्सनल रेनफोर्समेंट या टॉर्सन रेनफोर्समेंट, ऐसे समझ लो, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट इसी को बोलते हैं। ये कब कितना प्रोवाइड करना है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक नोट लिख के और यहाँ पर लिख सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। मेरा प्रयास पूरा का पूरा है
कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कम से कम शब्दों में और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो अब मैं अगर कामयाब हूँ इन चीज़ों में बताने में, करने में, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा एक काम करना है कि ये जो वीडियो है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, इसको शेयर करना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्योंकि देखो दिक्कत एक आ रही है मेरे सामने, वो ये आ रही है कि जो लोगों से जो जुड़ाव है ना, वो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जबकि वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं फिर भी। तो आपसे मेरी गुजारिश है यार, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, ठीक है। मैं जितनी मेहनत 50 स्टूडेंट को पढ़ाने में करता हूँ, उतनी ही मेहनत 500 स्टूडेंट में करनी पड़ेगी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा 500 में कि 450 और स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। तो कोशिश मेरी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या हैं अपने साथ जुड़ पाएँ। तो आप प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करना। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। अगली बार मैं इस बारे में मैं चर्चा भी करूँगा कि कौन कौन क्या क्या मेरे लिए हेल्प कर रहा है, किस तरह से, लेकिन बहुत हेल्प हो रही है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो मैं बताना चाह रहा था, मुद्दे की बात, मुद्दे से भटकते नहीं हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर रेस्टोरेंट स्लैब है, तो रेस्टोरेंट स्लैब में मतलब कि आपके जो एजेस हैं वो फिक्स करके रेस्टोरेंट कर रखे हैं, तो जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो 3/4, और आप कह सकते हो, और 3/4 का आप 0.75 टाइम्स ऑफ मिड स्पान, मैक्सिमम जो एरिया मिड स्पान प्रोवाइड किया है उसके बराबर का रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। यानी कि 3/4 टाइम्स या 0.75 टाइम्स एरिया ऑफ स्टील मिड स्पान ऑफ द मैक्सिमम मूवमेंट का जो पॉइंट है उसका आपको प्रोवाइड करना होगा। ये कब है? जब रेस्टोरेंट है। अगर मान लीजिए वन एज कंटिन्यूस हो गया, वन एज कंटिन्यूस, यानी कि ये ऐसे था, चारों तरफ से फिक्स था। एक केस हो सकता है कि यहाँ से क्या हो, ये कंटिन्यूस हो, आगे भी स्लैब जा रही है, आगे भी स्लैब बनी हुई है, आगे भी बनी हुई है ना। तो वन एज कंटिन्यूस हो जाए, तो वन एज कंटिन्यूस हो जाए तो उस केस में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा वो होगा 0.375 टाइम्स, ठीक है। या इसी को आप बोल सकते हो, 3/8 AST, 3/8 टाइम्स। तीसरा केस, तीसरा केस क्या होता है? तीसरे केस में ये होता है कि मान लीजिए 2 एज कंटिन्यूस, यानी कि सिंपली सपोर्टेड का केस बन गया। तो अगर सिंपली सपोर्टेड का केस बनता है तो नो टॉर्जन रेनफोर्समेंट। ये समझ में आ गया? ये कंडीशंस होती है टॉर्जनल रेनफोर्समेंट की। और देखो अगर आपने एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ना, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? एसएससी जेई में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? एसएससी जेई में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में आज क्वेश्चन आया हुआ है। तीनों ही कंडीशंस वहाँ पर पूछ ली गई थी और पूछा गया था कौन सा गलत है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। मैंने सॉल्व करवाया था तो मुझे याद है बच्चों को, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बताई हैं। तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बातें थी सारी की सारी वो मैंने कवर कर ली हैं। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉलम के बारे में। आप चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे एग्जाम में जेई में कम है। आपसे क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट मूवमेंट कितना होगा टॉर्जनल में, इक्विवेलेंट मूवमेंट टॉर्सन में, टॉर्सन का जो केस होगा, तो एम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है एम प्लस T/1.7 1 प्लस D/B। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मोमेंट का। किसमें? WSM में। अगर LSM होगा तो LSM में क्या करना, अल्टीमेट लगा देना, TU कर देना, M को MU कर देना, है ना। तो ये अल्टीमेट बन जाएगा। और अगर आपसे बोले इक्विवेलेंट मोमेंट ना बोल के इक्विवेलेंट आपको वो बोल दे, शेयर फोर्स की बात कर ले, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स, तो फॉर्मूला बन जाता है V प्लस 1.6 T/B। और अगर ये WSM LSM हो तो V की जगह VU कर देना, T की जगह TU करना, अल्टीमेट ले लेना। तो ये दो फॉर्मूले ये भी याद रख सकते हो। ये टॉर्सन जो होता है, टॉर्सन के केस में ये होता है।
टॉर्सन के केस में ये इक्विवेलेंट मोमेंट, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या फॉर्मूला लगाए जाते हैं। तो कई बार क्या है, फॉर्मूला पूछा गया है, ईएस वगैरह में पूछा गया, जेई लेवल में क्या कम चांसेस होते हैं पूछने के, लेकिन फिर भी आप चाहो तो एक फॉर्मूला और याद रख सकते हो ये, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा कार्यक्रम है यहीं समाप्त होता है। अगर आपका ये जो वीडियो है ये यूजफुल रहा है, आपको समझ में आया है, तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे 1 रुपया क्या है डोनेट कर सकते हैं। जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, उस नंबर पर कोई भी मोड ऑफ द पेमेंट हो उससे आप 1 रुपया सेंड कर सकते हैं। तो मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि मुझे काफ़ी लोग अब ये डोनेशन का जो कार्यक्रम है काफ़ी लोग कर रहे हैं। काफ़ी का मतलब ये मत समझ लेना कि 1000-2000 लोगों ने मुझे ये पेमेंट कर दिया है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना, ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना, ठीक है ना। सब कुछ पालो लेकिन गलतफहमी बिल्कुल मत पालो, है ना। लेकिन हाँ, 2, 4, 10 जितने भी कर रहे हैं मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात है ना। देखो आपके मन में ये विचार है, ये सेवा भाव है देने का, तो वही बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे मन में अगर सेवा भाव है कुछ देने का और आपके मन में भी है, तो इससे ये होता है कि ये जो प्रोसेस है ना ये आगे तक जाती है, लंबी जाती है। अगर वन साइडेड होता है सेवा भाव तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है ना। तो होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बढ़िया पढ़ाई चल रही है और आप खुश हैं, इसी तरह से चलता रहे। और अगर आप परेशान हैं, हैरान हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई अच्छी चलानी है, शांत रहना है, मन शांत रखना है, खुश रहना है, ठीक है। और मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो कहीं घूमने फिरने जाओ, बढ़िया मन लगा के आओ, है ना, फिर वापस से स्टार्ट करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, हमें ज़रूरत है बहुत सारे लोगों से जुड़ने की, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।